नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल यौगिक जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनमें कीटोनों की रासायनिक अभिक्रिया में कीटोनों का ऑक्सीकरण वाले टॉपिक का अध्ययन करते हैं। कीटोनों का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है और किस नियम के तहत होता है, वेरी इम्पोर्टेंट नियम है इसमें आपका पोपाप नियम, उसको समझेंगे। तो आज हम लेते हैं कीटोनों का ऑक्सीकरण। कीटोनों में जो समूह होता है सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल समूह, वो दोनों ओर सी बंध से जुड़ा रहता है। अब दोनों ओर कार्बन कार्बन जब बंध है, मजबूत बंध है, तो उसका विदलन आसानी से नहीं होता है, तो कीटोनों का ऑक्सीकरण सरलता से नहीं होता है। किंतु यदि क्रोमिक अम्ल अथवा नाइट्रिक अम्ल जैसे तीव्र ऑक्सीकारक लेते हैं तो यहाँ ऑक्सीकरण हो जाता है और कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जैसे एक रिएक्शन है यहाँ पर, ये एसीटोन है, इस एसीटोन ये जिसमें CO समूह आपका है बीच में और दोनों तरफ CH3 समूह है यहाँ पे। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो दोनों साइडों में सेम स्थिति है, इसलिए दोनों साइडों में से कहीं से भी आप बॉन्ड का विदलन मान सकते हैं। तो बंध का जब विदलन होता है, जैसे ये यहाँ से सी बॉन्ड का विदलन किया तो आपके CH3CO दो कार्बन का इधर जो समूह बना हुआ है उसका एसिड बन जाएगा। तो दो कार्बन का एसिड CH3COOH एसिटिक अम्ल बन गया, यानी कार्बन कम हो गया। जो कीटोन में 3 कार्बन थे एसीटोन में, वहीं अब इस बनने वाले एसिड में कम कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड बन गया। एक जो कार्बन का CH3 जो इस टाइप से फ्री हो रहा है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है पूरी तरह से, और CH3 समूह का ऑक्सीकरण होकर के CO2 और H2O बन जाता है। अब ये इनो कार्बन बॉन्ड का जो विदलन है किस टाइप से होगा, ये एक नीचे इनोल बना करके आपको समझाया गया है। कीटोन में जैसे ये आपका एसीटोन है, तो ये आपका कीटो रूप है, और इसी एसीटोन का ये नीचे दिखा दिया मैंने इनोल रूप है। तो इसमें कीटो इनोल रूप बन गए अलग अलग। अब इस इनोल रूप के ये बीच में देखो कीटो रूप बना दिया गया है और दोनों तरफ इनोल बना रखे हैं। ये भी इनोल है और ये इधर ये भी इनोल है, और बीच में आपका ये कीटो रूप है। तो कीटो रूप इनोल में समानता ये प्रदर्शित कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके द्वारा होगा। अब इसका ऑक्सीकरण करने के लिए एक, जैसे अभी एसीटोन जब लिया था तो एसीटोन में दोनों तरफ समान कार्बन थे तो वो सममित कीटोन था। लेकिन यदि असममित कीटोन लेते हैं तो कौन सी साइड का CC बॉन्ड टूटेगा, इसके लिए प्रैक्टिकली प्रूव होने के बाद में एक पोपाफ नियम दिया गया है, उसके तहत इसका विदलन आप यहाँ करवा सकते हैं। तो पोपाफ रूल क्या है, एक असममित कीटोन में किस ओर का CCO बंध टूटे, इस संबंध में पोपाफ नियम ये कहता है कि नंबर 1, CO समूह के उस तरफ का CCO बंध टूटता है जिस तरफ अल्फा H परमाणु की संख्या कम। जैसे यहाँ आपके जो देखो ये
ब्यूटेनॉन लिया गया है। इस ब्यूटेनॉन में एक साइड में CO समूह के CH3 हैं और एक साइड में CO समूह के CH2 CH3 हैं। तो लेफ्ट साइड में यदि आप इधर देखते हो तो अल्फा H 3 है और इधर राइट साइड में CO के देखते हो तो यहाँ CH2 समूह है, तो अल्फा H की संख्या 2 है। तो जिस तरफ अल्फा H परमाणु की संख्या कम है उधर से तोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड में जो CH2 समूह यहाँ से आपको बॉन्ड का विदलन कराना है। ये यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पोपाप नियम से विदलन हुआ। अब KMnO4 ऑक्सीकारक और गर्म करते हैं तो इसमें एक साइड में CH3 CO समूह है और एक साइड में CH2 CH3 समूह। तो जो CH3 CO समूह है उसका ऑक्सीकरण होकर के एसिड बनेगा, तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड। वहीं दूसरी ओर जो CH2 CH3 समूह है, ये आपका राइट साइड में ये जो समूह है, इस समूह में भी 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन का ऑक्सीकरण होकर के आपका एसिड बन जाएगा, तो एसिटिक एसिड बन गया। तो इस प्रकार से एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब आगे चलते हैं, देखिए नियम इसी में अगला नियम है पोपाप नियम में कि यदि CO समूह के दोनों ओर, ये अगला नियम देखो, यदि CO समूह के दोनों ओर अल्फा H परमाणु की संख्या समान हो तो CO समूह प्रमुख रूप से उस एल्किल समूह पर लगा रहता है जिसमें कार्बन परमाणु कम। तो CO समूह, अब यहाँ देखो आप 3 हेक्सानॉन जो लिया गया उदाहरण, उसमें CO समूह के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है और CH2 समूह जुड़ा हुआ है CO से, तो अल्फा H की संख्या यहाँ पे 2 है। राइट साइड में यहाँ पे 3 कार्बन की श्रृंखला है और अल्फा H की बात करते हैं तो CH2 समूह है, तो 2 अल्फा H है। यहाँ पे दोनों ओर 2 अल्फा H है, तो CO समूह किस साइड में रहेगा, तो जो कम कार्बन है उस साइड में CO रहेगा और जो लंबी कार्बन श्रृंखला वो टूटेगी। ये यहाँ अगला नियम रह गया, मुख्य नियम जिसको कह सकते हैं अपन। तो यहाँ से ये विदलन दर्शाया गया है डॉट डॉट करके, तो ये आपका विदलन पोपाप नियम से यहाँ से हो जाएगा CO और ये यहाँ से टूट जाएगा CH2 के बीच से। तो इस साइड में आप देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में CH3 CH2 CO 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एसिड जब बनेगा तो 3 कार्बन का ये एसिड ये बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये बन गया, ठीक है। 3 कार्बन का एसिड प्रोपियोनिक अम्ल या प्रोपेनोइक एसिड बन गया। अब इधर जो है आपके 3 कार्बन का ये जो बन गया कार्बन श्रृंखला है CH2 CH2 CH3, इसका भी आप एसिड बनाएंगे तो यही 3 कार्बन का एसिड CH3 CH2 COOH बनेगा। अब हालांकि ये या तो सेम ही है, 3 कार्बन का एसिड इधर, 3 कार्बन का एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया मुख्य रूप से। लेकिन यदि इधर लंबी कार्बन श्रृंखला हो तो उसका लंबी वाले का एसिड बनेगा, साथ में उस लंबी कार्बन वाली श्रृंखला की श्रृंखला टूट करके अन्य उत्पाद भी बन सकते हैं, छोटे एसिड भी बन सकते हैं। और तो कुल मिलाकर के ये जो CO समूह जो चिपका हुआ है जिस साइड में, अभी यहाँ देखिए आपके CO समूह है जो है वो इधर लेफ्ट साइड में ही है, तो इसका जो एसिड बनेगा वो मुख्य एसिड रहेगा, तो मुख्य उत्पाद ये रह गया। क्लियर। आगे हम इसके बाद में ये आपका एक ऑक्सीकरण और कराया हुआ है यहाँ पे CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3 क्रोमिक एसिड से, क्या ये CrO3 से कराते हैं, तो आपके इधर से श्रृंखला को तोड़ करके दूसरा बनाया गया है। हालांकि CO समूह है वो लंबी कार्बन श्रृंखला के साथ में रख करके और इस टाइप से जो ऑक्सीडेशन कराया गया है, तो 2 कार्बन का इधर का एसिड लेफ्ट साइड से एसिटिक एसिड और उधर 4 कार्बन का एसिड ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। लेकिन
पोपाप नियम के ये विरुद्ध बन रहा है, तो ये आपकी जो मात्रा है वो कम मात्रा में रहेगी, अल्प मात्रा बनेगी। ठीक है। अब यदि हम सेलेनियम ऑक्साइड SiO2 के द्वारा ऑक्सीकरण कराने से CO समूह का निकटवर्ती जो CH2CH3 समूह है वो ऑक्सीकृत हो जाता है और डाई कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। ये अलग अलग ऑक्सीकारक की नेचर के आधार पर हो रहा है कि ऑक्सीकारक की नेचर किस टाइप से है, तो उसके हिसाब से ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सेलेनियम ऑक्साइड जब लेते हैं तो CO समूह आपका जैसे इधर एसिटाल्डिहाइड का भी कराया ऑक्सीकरण, तो CO समूह के पास वाला जो CH2 है, ये देखो यहाँ CO समूह है, इसके पास वाला ये CH2 जो है इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और ऑक्सीकरण होकर के आपका CO समूह में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी तो ये यार इसका कन्वर्शन करा दिया गया है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ एक CO रह गया, तो ये आपका ग्लाइकोक्सेल बन गया। यदि ये कीटोन होता तो यहाँ पे CO समूह के पास वाला जो CH2 समूह है ये इस समूह का आप ऑक्सीकरण करा देंगे और ऑक्सीकरण होकर के ये देखो ये CO समूह बन गया। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण हो गया और ये ब्यूटेन का डाइऑन बन गया। और जो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहे हैं वो H2O के रूप में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसके बाद में कीटोनों के लिए आगे देखिए आप बेयर-विल्गर ऑक्सीकरण। बेयर-विल्गर ऑक्सीकरण किसको कहेंगे? पर अम्लों पर एसिड द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड व कीटोन दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेते हैं। एल्डिहाइड है तो वो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगी और कीटोन है तो वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड लिया गया है और पर एसिड, अच्छा बात करते हैं पर एसिड क्या होगा। एसिड का जो COOH समूह होता है, पर एसिड में परोक्साइड ग्रुप रहेगा। परोक्साइड हम OO ग्रुप को कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए OO जो ग्रुप है इस टाइप से ऐसे, तो ये परोक्साइड हो जाएगा। तो ये आपका पर एसिड बन गया। तो बेंजीन का पर एसिड है ये, बेंजोइक एसिड का पर एसिड, तो ये पर बेंजोइक अम्ल हो गया। अब इससे कराते हैं तो पर बेंजोइक का आपके जो ऑक्सीकृत प्रोडक्ट है ये खुद तो इसका तो अपचयन हो जाएगा और जो एल्डिहाइड है उसका आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ ये देखिए कि ये एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होकर के एसिटिक एसिड बन गया और इधर जो बेंजोइक एसिड पर बेंजोइक एसिड था उसका अपचयन होकर के बेंजोइक एसिड बन गया। इस टाइप से ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन चलेगी। यहाँ एक नीचे एसीटोन कीटोन का दिया गया तो उसमें भी आप पर एसिड से यहाँ से ऑक्सीकरण करते हैं। तो इसका देखिए ये जो O है ना, ये आगे रिएक्शन में या इसका अपचयन हो जाएगा और इसका तो ये कर दिया और इसका जो O है वो इस एसीटोन का ऑक्सीकरण कर देगा और ऐसा बना देगा। तो एसीटोन का ऑक्सीकरण करके और ये आपका एस्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस अभिक्रिया को आप बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन कह देंगे। ये कीटोनों के ऑक्सीकरण के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें जो CO समूह है वो आपका वहीं रह जाएगा और कार्बोक्सिलिक एस्टर बन जाएगा उस कीटोन का। तो एसिटोफिनोन का यदि एस्टर बनाना है तो इसका ऑक्सीकरण करा दिया पर एसिड से, तो फेनिल एसीटेट बन गया। अच्छा, अब हम इसकी मैकेनिज्म को चेक करते हैं किस टाइप से इसकी मैकेनिज्म होगी। यहाँ ये मैकेनिज्म दिखाई गई है, इसको एक मिनट, साथ में नहीं होगा सारा, खैर आप इस यहीं से देखें फिर। चलो मैकेनिज्म, ये अभिक्रिया जो है वो आपके इस प्रकार से संपन्न हो रही है। इसमें देखिए जो ये पर एसिड है, इस पर एसिड में जो O है एक, उस O पे 2 LP उपस्थित है। तो LP जब उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास में,
तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कहीं भी अटैक कर सकता है। तो CO जो ग्रुप है उस CO ग्रुप में O की विद्युत ऋणता अधिक है, तो ये इधर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा, ऐसे O पे चले जाएंगे। तो कार्बन जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और उस स्थिति में ये इलेक्ट्रोफाइल जो पर एसिड वाला है वो O इस पे आक्रमण कर देगा कीटोन के C पे, और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 बन जाएगी। इसके बाद में जे और यहाँ O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पेरोक्साइड का O इस कीटोन के C के साथ में जुड़ता है तो पेरोक्साइड के OH में O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसी समय ये अपना जो ये H है, ये यहाँ जो ऊपर दिखाया गया है ये H है, वो यहाँ से हट जाता है, और जो CO ग्रुप का ये O नेगेटिव होता है ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ऐसे आप इसको यहाँ जोड़ देंगे इस O पे, और इस टाइप से ये प्रोडक्ट नंबर आपका 2 बन जाएगा। अब जो सेकंड प्रोडक्ट है उसमें देखो इस टाइप का रीअरेंजमेंट दिखाया गया है। CO वाला जो के पास में जो पेरोक्साइड का O जुड़ता है और CO के पास में जो C6H5 पड़ा है, ये आपका इसको हम शिफ्ट कह सकते हैं, ये फेनिल शिफ्ट हो रहा है। ये यहाँ से इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, ये यहाँ से हट करके कहाँ पहुँच जाएगा, जैसे ही हटेगा C6H5 वो आपका इस O पे आ जाएगा, और उधर से OH जो पॉजिटिव है वो आपका इलेक्ट्रॉन ले करके OH बन जाएगा, और कार्बन पे जैसे C6H5 फेनिल हटता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर नंबर आपकी 4 हो गई। ठीक है, सेकंड में H+ जोड़ करके बनाया हुआ है थर्ड, और फिर ये थर्ड से ही आपके स्ट्रक्चर नंबर 4 हो गए। इसमें देखो ये C पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो OH जो CO ग्रुप का ही OH है वापिस, वो H के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और C डबल बॉन्ड O जब बनेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर नंबर 5 है वो बन जाएगा, और ये यौगिक जो है वो फेनिल एसीटेट बन गया। इस प्रकार से इसमें मैकेनिज्म चलती है। यानी पर एसिड का O है वो इस कार्बन के बीच में फंस रहा, C और C6H5 के बीच में आ रहा है, इस टाइप से इसका ऑक्सीकरण करवा रहा है। यहाँ ऑक्सीकरण को फिर से समझाया गया। तीसरे पद में जब स्पीसीज थर्ड में से एक अणु RCOOH निकलता है, उसी समय कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा एक समूह एल्किल या एरिल अपने बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म सहित अर्थात कार्बेनियन के रूप में विस्थापित होकर ऑक्सीजन परमाणु पर आ जाता है। बेयर-विल्गर एवं अन्य अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मेथिल समूह की तुलना में फेनिल समूह का विस्थापन परवर्ती या अभिगामी परवर्ती माइग्रेट होने की जो नेचर है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, वो अधिक होती है। इस कारण से उत्पाद फेनिल एस्टेट बनता है। यदि मेथिल समूह विस्थापित होता तो उत्पाद मेथिल बेंजोएट बनता है। अब विभिन्न जो समूह हैं जो जुड़े हुए हैं CO समूह से, उनकी अभिगामी अभिवर्ती यानी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ विस्थापन परवर्ती का जो क्रम है वो नीचे दिया गया है। H सबसे अधिक है, फिर फेनिल है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर मेथिल, यानी मेथिल का विस्थापन सबसे कम हो रहा है। ये सभी समूह अपने बंदी इलेक्ट्रॉन सहित अर्थात कार्बेनियन के रूप में विस्थापित होते हैं। तो आज हमने जो ये विभिन्न स्लाइड्स हैं उनके अंदर कीटोनों का ऑक्सीकरण को पढ़ा। अब ये कीटोनों का ऑक्सीकरण वाला जो टॉपिक है उसमें
कई बार कीटोनों का ऑक्सीकरण क्या है इसको समझाइए, ऐसा भी आ सकता है, हालांकि ऐसा बहुत कम बार मिलता है। पोपाप नियम क्या है समझाइए, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा। या बेर विल्गर ऑक्सीकरण क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार मिल जाएगा। और जनरली अपन कई रिएक्शन के बीच में कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये पोपाप नियम अपने को ध्यान में रखना होता है। तो थैंक्स।